Hello everyone, this is Ankur Verma and welcome to my channel. We give best out of rest. Today I am going to explain principles and practices of management. Before knowing the principles and practices of management, we have to know the concept of management. So, it is difficult to define management, and this is why none of the several definitions of management has been universally accepted. But in response to define management, I would like to mention one popular definition given by Mary Parker Follett. She says, management is the art of getting things done through people. मतलब कि यहाँ सीधा सीधा ये समझ में आ रहा है कि ये एक तरह का आर्ट है जो कि किसी भी लोगों से किसी भी तरह का काम करवाया जा सके अपने मैनेजमेंट स्किल्स के थ्रू, जो कि यहाँ पे मैरी पाकर फॉलेट बता रहे हैं. एज सी यूज द वर्ड आर्ट इन डिफाइनिंग मैनेजमेंट मीन्स management is merely an art is to state a half truth. As we know, art deals with the application of knowledge. Simply explained that art deals with the application of knowledge means art के लिए भी नॉलेज की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना नॉलेज के किसी आर्ट को भी की भी पॉसिबिलिटी नहीं है. तो आर्ट के बिना तो मैनेजमेंट हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन आर्ट के साथ साथ नॉलेज भी होना ज़रूरी, ताकि हम अच्छी तरह से उस आर्ट को कहाँ पे सही जगह पे यूज़ करना है ये लगा सकें उसको सही जगह पे. नाउ लेट्स मूव टू द अनदर डेफिनेशन. मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग. Here I would like to add more definition. The term management refers to the process of getting things done effectively and efficiently through and other people. Now, according to this definition, management is a process of means or systematic way of doing things, and this includes the four management activities, which are planning, organizing, staffing, and controlling. Here, planning means that manager thinks of their action in advance. Organizing means that managers coordinate the human and material resource of the organization. And staffing means that managers motivate and direct their subordinates. And controlling means the manager attempts to ensure that there is no deviation from the norm or plan. मतलब प्लानिंग, किसी भी काम को करने से पहले प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले अगर प्लानिंग नहीं होगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस प्रोसेस को कब करना और कैसे करना है, क्योंकि विदाउट प्लानिंग देयर इज नथिंग भी पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. एंड ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइज करने की मैनेजर वो, अगर कोई मैनेजर है तो वो अरेंजमेंट करता है अपने रिसोर्स का, ऑर्गेनाइज करता है. मीन्स कि वो किसी भी रिसोर्स को या ह्यूमन रिसोर्स हो या किसी तरह का रॉ मटेरियल या उसको ऑर्गेनाइज वे में किसी प्रोसेस में लाने का काम करता है, जो कि स्टाफिंग मीन्स द मैनेजर मोटिवेट एंड डायरेक्ट देयर सबऑर्डिनेट मीन्स स्टाफिंग, मतलब किसी भी तरह से उसे मोटिवेट करना, या तो अगर काम सही हो रहा है तो रिवॉर्ड देके, या काम गलत हो रहा है तो उसको पनिशमेंट देके, किसी तरह से उसको इस तरह से मोटिवेट कर देना कि अगर काम करना है तो काम करोगे तो ये रिवॉर्ड मिलेगा, अगर नहीं करोगे तो ये तुम्हारे लिए पनिशमेंट होगा, जो कि तुम्हें उस तरह से उसको मतलब डायरेक्शन देना और उसको स्टाफिंग करना, उसको स्टाफिंग करना. एंड कंट्रोलिंग मीन्स दैट मैनेजर अटेम्प्ट्स टू इंश्योर दैट देयर इज नो डिविएशन फ्रॉम द नॉर्म ऑफ प्लान. मीन्स कि किसी भी डिफेक्ट या किसी भी कमी को मैनेजर पहले ही कंट्रोल कर लेता है इस प्रोसेस के थ्रू, ताकि स्टाफिंग भी कर रहा है अपने ये सबऑर्डिनेट को, और फिर कंट्रोलिंग भी कर रहा है. तो इस सारे प्रोसेस को मिला के एक मैनेजमेंट फंक्शन कंप्लीट होता है. फिर आगे बढ़ते हैं. हियर नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड both science and art. Multidisciplinary management is multidisciplinary. This implies that although management has been developed as a separate discipline, it draws knowledge and concept from various disciplines and present newer concepts which can be put into practices for managing the organization. Means ये मैनेजमेंट जो होता है वो मल्टी डिसिप्लिनरी पे काम करता है, लाइक साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, इकोलॉजी एंड स्ट्रेटजी etc. मीन्स कि ये
हिस्टोरिकल या वेरी पुराने डिसिप्लिन्स को यूज़ करके न्यूअर कंसेप्ट रेडी करके उसको प्रैक्टिस करता है मैनेज ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के में, क्योंकि ये मल्टी डिसिप्लिनरी होता है। अगर बात किया जाए बोथ साइंस एंड आर्ट, तो मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। इट इम्प्लाइज दैट अ पर्सन विलिंग टू बिकम एन इफेक्टिव मैनेजर हैज़ टू लर्न प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जस्ट लाइक a full scientist does and do practice through principles on continuous basis to get perfection just like an artist do। means मैनेजमेंट भी एक तरह से साइंस और आर्ट है, क्योंकि एक साइंटिस्ट जब काम करता है और प्रैक्टिस करता है और एक आर्टिस्ट भी प्रैक्टिस करता है, तभी जाके वो उन दोनों में परफेक्शन आता है। अगर ये दोनों काम ना करें तो इनमें भी परफेक्शन ना हो। इसी वजह से मैनेजमेंट भी साइंस और आर्ट है, क्योंकि इसको भी इसमें भी परफेक्शन होने चाहिए और उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। Scope of management: the universality of management, the reality of work, the rewards and challenges of being a manager। The universality of management, इससे ये पता चल रहा है। In response to the question of how universal is the need for management in organization, we can say that management is needed in all types and sizes of organization, at all organizational levels and in all organizational areas and in all organization, no matter where they are located। This is known as the universality of management। means it is not, ये ज़रूरी नहीं कि मैनेजमेंट कहीं भी हो, मतलब किसी भी देश में हो, किसी भी लोकेलिटी में हो, किसी भी जगह हो, किसी भी एरिया में हो, वहाँ मैनेजमेंट के वहाँ पे किसी भी उस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का ज़रूरत पड़ता है। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी हो, वहाँ पे मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट में यूनिवर्सलिटी होता है। द रियलिटी ऑफ वर्क: another reason for studying management is the reality of work, that for most of you, once you pass out from college and begin your career, you will either manage or be managed. For those who want to be managers, for them an understanding of management forms the foundation on which they build their management skill. For those of you who don't see yourself managing, you are still likely to have to work with managers and you will have some managerial responsibility even if you are not a manager. We can gain a great deal of insight into the way your boss and fellow employee behave and how organization function by studying management। means the reality of work is also important for management। अगर कोई मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा है या कुछ मैनेजमेंट का स्किल गेन कर रहा है, तो अगर उसके पास प्रैक्टिस नहीं होगा, मतलब कि वो लाइव प्रोजेक्ट या किसी भी तरह का रियलिटी प्रोजेक्ट या सिमुलेटेड वर्जन ऑफ एनी टाइप ऑफ वर्क नहीं कर रखा होगा, तो उसके अंदर परफेक्शन नहीं आएगा। इसलिए तो बहुत जगह पे इंटर्नशिप पढ़ाए जाते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ताकि उसे डायरेक्ट वर्क पे जाने से पहले उसमें ये स्किल आ जाए, ताकि वो मैनेज करने के स्किल्स को जान जाए और उसे प्रॉब्लम्स ना आए आगे फ्यूचर में। द रिवॉर्ड एंड चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ मैनेजर: without having a discussion on rewards and challenges associated with management, we cannot understand the value of studying management। First, there are many challenges. Management can be a tough and often thankless job, and there is a portion of manager job that may entail duties that are often more clerical than managerial। Managers often have to deal with a variety of personalities and have to do things with limited resources. It can be challenging to motivate workers in the face of uncertainty and chaos, and manager may find it difficult to successfully blend the knowledge, skill, ambition and experience of a diverse work group। Finally, success depends on other work performance। means reward and challenges of being a manager is simply explain किया जाए तो इस तरह से किया जा सकता है कि मैनेजर के पास मैनेजरियल फील्ड में रिवॉर्ड भी होता है और चैलेंजेस भी बहुत सारे होते हैं। रिवॉर्ड और चैलेंजेस ये रहता है कि मैनेजर वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल के बीच काम करता है और उनसे कैसे काम लेना है ये उसे बताना पड़ता है। और ये भी होता है कि मतलब किसी अनसर्टन सिचुएशन, मतलब कि कोई सिचुएशन ऐसा है कि जिसे फेस करना मुश्किल हो, उस सिचुएशन में भी उसे अपने वर्कर्स को मोटिवेट करके किसी तरह से काम निकलवाना होता है, जो कि बहुत ही टफ वर्क है और कोई स्किल मैनेजर ही ऐसा कर सकता है। अगर उसके पास स्किल ना हो, एक्सपीरियंस ना हो, तो वो भी उस सिचुएशन में कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। और अगर मैनेजर स्किल्ड होगा और
एक्सपीरियंस फुल होगा तो उसके पास ये होगा कि स्टार्टिंग में मैंने कहा ना कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, लेकिन विदाउट नॉलेज देयर इज नॉट पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग आर्ट इन एनी ऑफ दिस प्लेस. सो knowledge is also important and experience is also important for playing a role in management field. Now move forward further. Rewards. As I explained, create a work environment in which organizational members can work to the best of their ability. Means ऐसा वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करना कि ऑर्गेनाइजेशन मेंबर अपने 100% दे सके बिना किसी एरर के. मीन्स वर्किंग कंडीशन सुटेबल हो, टाइम टू टाइम पेमेंट, एवरीथिंग. अगर पर्सन वर्क अच्छा कर रहा है, एम्प्लॉय वर्क अच्छा कर रहा है तो उसे रिवॉर्ड देना, टाइम पे उसकी पेमेंट पूरी करना, डिमांड्स पूरी करना. ये उस एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जिससे कि वर्कर मोटिवेटेड होता है और काम पूरी अच्छी तरीके से करता है. हैव अपॉर्चुनिटीज टू थिंक क्रिएटिवली एंड यूज इमेजिनेशन. मीन्स मैनेजर जो मैनेजरियल फील्ड में वर्क कर रहा है उसके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट एक कोई फाउंडेशन नहीं है, वो एक पूरा खुला हुआ फील्ड है जहाँ पे तुम अपने क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के थ्रू कुछ भी कर सकते हो. अगर तुम्हारी इमेजिनेशन पे और क्रिएटिविटी कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ हुए हैं तुम्हारे पास, तो तुम उस फील्ड में बूम ला सकते हो. हेल्प अदर्स फाइंड मीनिंग एंड फुलफिलमेंट इन वर्क. सपोर्ट कोच एंड नर्चर अदर्स. मीन्स सपोर्टिंग मैनेजमेंट मीन्स मैनेजरियल पोस्ट जो होता है वो एक सपोर्टिव पोस्ट होता है. मीन्स अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने कोवर्कर्स को सपोर्ट देना, उन्हें कोच करना कि अगर इस ये प्रॉब्लम आ रहा है उससे, ये सही से नहीं कर पा रहा तो उसे कोच करना कि किस तरह से वो इस चीज़ को सही से कर सके ताकि रिज़ल्ट अगली बार अच्छा हो. और जो नए एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें नर्चर करना, उनको सही से बताना वर्क कैसे की करना है, ये सब करना, सब चीज़ एक्सप्लेन करना, सब ये काम मैनेजर का होता है. ये उसके लिए रिवॉर्ड होता है ताकि क्योंकि वो उससे भी एक्सपीरियंस गेन करता है उसके थ्रू भी. वर्किंग विद वैरायटी ऑफ पीपल. मतलब कि अलग मैनेजर किसी एक फिक्स कम्युनिटी में वर्क नहीं करता है, वो अलग अलग लोगों से हर वक्त मिलते रहता है और उससे वो अलग अलग चीज़ें सीखता है. क्योंकि अगर कोई MNC है या कोई नेशनल वाइज कंपनी है तो वो दूसरे कंट्री में हर स्टेट वाइज हर एक स्टेट में डील करता है, तो उससे अलग अलग कल्चर पता चलते हैं, अलग अलग नेचर के पीपल पता चलते हैं, जिससे उसके एक्सपीरियंस में कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो जाती है. रिसीव रिकॉग्निशन एंड स्टेटस इन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी. जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग जगह पर जाके बात करना, डील करना, हैंडलिंग करना, जिससे क्या होता है उसका रिकॉग्निशन भी बढ़ जाता है, उसे लोग उसे पहचानने लग जाते हैं. अगर वो कल को किसी और दूसरे जगह जाके काम करना चाहे तो लोग पहचान जाते हैं, ये तो पहले ही से मिल चुका हूँ, ऐसा ये मेरे साथ काम कर चुका है, ये बहुत अच्छा करता है. इस तरह से रेफरेंस भी मिलती है और अच्छा रिकॉग्निशन भी मिल जाता है. प्ले ए रोल इन इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम्स. रिसीव appropriate compensation in form of salaries, bonuses, etc. Good managers are needed by organizations. Now challenges. Do hard work. मैनेजर को हमेशा हार्ड वर्क करना होता है, क्योंकि वो उसके थ्रू ही किसी ऑर्गेनाइजेशन का चलती है. क्योंकि मैनेजर्स अगर हार्ड वर्क नहीं करेगा तो फिर उसे एम्प्लॉयज़ भी उसे देखेंगे, तो उसके अंडर वर्क कर रहे हैं वो भी देखेंगे कि अच्छा ये तो काम नहीं कर रहा है, ये भी ढील है, तो वो भी ढील देंगे, जिससे कि कंपनी की ग्रोथ नहीं होगी. इस वजह से उसे हार्ड वर्क हमेशा करना होता है. क्योंकि उसके जो जूनियर है, क्योंकि उसे देखेंगे तो वो सीखेंगे कि हाँ ये 8-8 घंटे 9-9 घंटे काम कर रहा है और अच्छी तरह से काम कर रहा है. may have duties that are more clerical than managers. जैसा कि मैंने बताया कि मैनेजर को वर्क करना पड़ता है हार्ड, तो एक तरह से क्लरिकल वर्क ही वो कर रहा है, क्योंकि मैनेजरियल वर्क में के साथ साथ वो क्लरिकल वर्क भी कर रहा है, क्योंकि वो काम को इतनी एक्यूरेसी से करता है और इतनी ज़्यादा देर तक अच्छे तरीके से ज़्यादा काम को ज़्यादा कम टाइम में ख़त्म करने की कोशिश करता है, ताकि वो काम को जल्दी से कर सके और उसमें जो टाइम है उसको टाइम को पे वो काम फिनिश करके अपने नेक्स्ट असाइंड वर्क पे जा सके. हैव टू डील विद वैरायटी ऑफ पर्सनैलिटीज़.
मीन्स मैंने बता चुका रिवॉर्ड में कि वो एक तरह से चैलेंजेस भी है, क्योंकि वो हर एक दूसरे दूसरे कल्चर के लोगों से मिलता है, तो हर किसी से कम्युनिकेट करना ईजी नहीं होता है। और वो अगर वो चाहे तो उसको कम्युनिकेट करने के लिए उससे कुछ अलग तरीके का इंतज़ाम किया जा सकता है, बट वो एक तरह का डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है कि किसी दूसरे कम्युनिटी के, किसी दूसरे कल्चर के लोगों से डील करना। अपने मोटिवेट वर्कर्स इन chaotic एंड अनसर्टेन सिचुएशन, मीन्स किसी भी अनसर्टेन सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने वर्कर्स को मोटिवेट कैसे करना, ये भी एक चैलेंज होता है। क्योंकि कोई अनसर्टेन सिचुएशन है, मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा टफ कंडीशन आ गया कि मतलब टारगेट बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है, और उसे किसी तरह से उस टाइम पे अचीव करना है उस टारगेट को, बट ये पॉसिबिलिटी इसमें है लेकिन बहुत ज़्यादा टफ कंडीशन है, तो उसमें अपने वर्कर को मोटिवेट करना किस तरह से, रिवॉर्ड देके या कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करके या कुछ भी करके किसी तरह से मोटिवेट करके वर्कर से काम निकलवाना भी एक चैलेंजेस ही है। ब्लेंड नॉलेज, स्किल्स, एम्बिशंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ अ डाइवर्स वर्क ग्रुप, सक्सेस डिपेंड्स ऑन अदर वर्क परफॉर्मेंस। बस चैलेंजेस में इतना ही है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेसन विल बी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and next video lesson will be in next video. Thank you very much. Goodbye.